हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राव नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी अध्ययन कर रहे हैं इस समय कला एवं संगीत विषय के अंतर्गत कला में नाट्य और नृत्य। ठीक है, तो नाट्य नृत्य के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको 6 बिंदुओं में से 3 बिंदु का अध्ययन कराया था और आज हम इस वीडियो में बाकी के 3 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए अपने नोट्स की कॉपी लेकर के। और आज के हम नोट्स हमारे वही हैं, यानी कि नाटक के घटक के तत्व या घटक, जिसमें हमने कल 3 पॉइंट लिख लिए थे, जिसमें था कथा वस्तु, संरचना और पात्र। ठीक है, तो आज के हमारे जो बाकी के 3 बिंदु हैं हम उन पर अध्ययन करेंगे और बीए बीएससी के छात्र छात्राओं भी इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीए बीएससी में भी जो है नाट्य कला जो है वो आपको सीखना है को करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत। ओके, तो चलिए आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे उस पाठ्यक्रम के शेष जो बिंदु थे, तो 3 बिंदु आपने लिख लिए थे पात्र तक। पात्र के आगे लिखेंगे 4 नंबर डाल के, जिसके अंदर लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग उपलब्ध सामग्री, यानी कि रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे नाट्य से संबंधित रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वह उसको हम उपलब्ध सामग्री बोलते हैं। चलिए इसके अंतर्गत लिखेंगे नाटक मंचन के लिए कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, इसका निर्धारण नाटक के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। यदि मूक नाटक का अभिनय करना है तो सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। मंच की व्यवस्था और मेकअप से ही मूक नाटक संपन्न किया जा सकता है। तो आपने देखा था मूक नाटक, जिसको माइम भी बोलते हैं, और माइम का परफॉर्मेंस अपने महाविद्यालय में कई बार हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसमें किसी भी तरह की कोई सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार आशु नाटक में साधारण और सांकेतिक सामग्री से ही काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें जो होता है वो सोलो एक्टिंग होता है। सोलो एक्टिंग में ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है, ज्यादा सामग्री की आवश्यकता जो होती है आवश्यकता नहीं होती है। परंतु वृहद स्तर पर कथा मंचन के आधार पर नाटक के लिए विस्तृत सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे श्रृंगार और वेशभूषा, नाट्यलेख, प्रकाश व्यवस्था व अन्य छोटी मोटी जो सामग्रियां प्रयोग में आती हैं वह। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि श्रृंगार और वेशभूषा, यानी कि जो मेकअप डिजाइनिंग और जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, तो किसी भी नाटक के लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है। नाट्यलेख यानी कि स्क्रिप्ट, और प्रकाश व्यवस्था यानी कि वहां पर जो मंचन होना है वहां पर जो उजेला हो, प्रकाश हो, तो स्पष्ट होना चाहिए। और अन्य छोटी मोटी सामग्रियों की आवश्यकता भी पड़ती रहती है, जो कि आप नाटक करते समय वो हमको पता चल जाती हैं। आगे लिखेंगे, यदि नाटक विद्यालय के स्तर का है तो सामग्री की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। अतः नाट्य कार्यक्रमों के संगठन में साधनों की उपलब्धता का ज्ञान एवं ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो भी हमारे अध्यापक हैं, तो बच्चों से नाटक करवाते समय हम उन सभी सामग्रियों को पहले से तैयार करके रखते हैं जिनकी आवश्यकता उस प्ले में होने वाली होती है। तो चलिए फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। इसके बाद नंबर 5, प्रस्तुतिकरण स्थल, यानी कि परफॉर्मेंस प्लेस। हमें प्रस्तुतिकरण कहाँ पर देना है, इसका निर्धारण भी नाटक में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अंदर लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण स्थल भी नाटक के स्वरूप पर निर्भर करता है। जैसे यदि नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाता है तो इसके लिए
मंच की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने 3 से 4 नाटक एनसीसी स्टूडेंट से करवाए हैं, जो कि मैंने जो प्रार्थना स्थल था वहीं पर मैंने ही करवाए थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक है तो इसको किसी भी चौराहे सड़क पर आराम से किया सकता है। तो इसके लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती है, इसे सड़क या चौराहे पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार विद्यालयी स्तर पर छोटे नाटकों को प्रार्थना स्थल पर ही किया जा सकता है, परंतु बड़े स्तर पर आयोजित किए जाने वाले नाटकों के लिए मंच की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी प्रकार व्यावसायिक नाटकों के लिए भी भली भांति पूर्ण व्यवस्था, सुविधाएं और साज सज्जा की पूर्ण व्यवस्था का प्रबंधन करना अनिवार्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारा जो थिएटर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने इसको अपने रोजगार के रूप में अपना रखा हुआ है। और क्योंकि हमें जो ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पूर्णतः आपके पाठ्यक्रम के अलावा ये एक रोजगार परक पाठ्यक्रम है और वर्तमान समय में इसका बहुत ज्यादा स्कोप इस समय है। इसीलिए बीए बीएससी के छात्र छात्राओं को भी यह पाठ्यक्रम पढ़ना बहुत आवश्यक है कि अगर उनके अंदर एक्टिंग का स्किल है, अगर उनके अंदर मेकअप डिजाइनिंग का स्किल है, अगर उनके अंदर कहानी लेखन का स्किल है, अगर उनके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का स्किल है, तो वह अपना इसमें रोजगार तलाश सकते हैं और उनकी रोजगार की पूर्ण संभावना बन सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में मनोरंजन का क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपके पाठ्यक्रम में जो है आपका पाठ्यक्रम भी है, बाकी बीए बीएससी छात्रों के लिए यह को करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत भी आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, यानी कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन नाट्य कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अपनी कला को मंच या कला दीर्घा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि यहाँ पर सीधा मतलब यह है कि जो प्रस्तुतिकरण होता है वह जो कलाकार है उसका मंचन कला दीर्घा में करता है या तो फिर वह मंच पर करता है। नाट्य कला में प्रस्तुतिकरण अभ्यास के इतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक प्रदर्शन न किया जाए तब तक कलात्मक क्षमता की समीक्षा नहीं की जा सकती। अतः सृजन के साथ कला का प्रदर्शन भी अति महत्वपूर्ण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है कि जब तक आप किसी की परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, आप जाहिर सी बात है आप उसके वेशभूषा को देख करके आप थोड़ी देर के लिए उसको आप अच्छा बोल सकते हो, लेकिन उसकी जो असली क्षमता है वह उसके परफॉर्मेंस करने के बाद ही पता चलती है। आप जानते होंगे कि इसी तरीके से जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के कई सारे हीरोज होते हैं, कई सारे अभिनेता हैं जिन्होंने एक साथ अपना कैरियर शुरू किया था, लेकिन उसमें से कुछ का कैरियर कुछ फिल्मों के बाद ही खत्म हो गया और कुछ का अभी तक चल रहा है। तो सीधा से उसका मतलब यही है कि उसकी क्षमताओं का विकास किसके अंदर स्किल है, एक्टिंग का स्किल है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, उसके बलबूते वह अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस के आधार पर वह अपने श्रोताओं को, वो अपने व्यूवर्स को आकर्षित कर पाते हैं और उनके जो दर्शकों का मन अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है और अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नया चीज लेकर के आएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं इसका नोट्स बना लेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।